नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज बाबा रामदास जी और अवनीश शर्मा जी। काफ़ी समय से आपसे चर्चा नहीं हुई थी, तो दोनों महानुभावों का जयपुर डायलॉग्स पर आज स्वागत है। और मैं आरंभ करूँगा बाबा रामदास जी से कि बड़ी समस्या थी लोगों को कि साहब कि मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मोदी जी के ही जो वोटर थे उन्हीं को समस्या थी। लेकिन अब पूरी दुनिया को समस्या हो गई है साहब कि मोदी जी ने पिछले महीने भर में इतना कुछ कर डाला है कि अब लोग मोदी जी से कैसे निपटेंगे? क्या लगता है आपको? नहीं सर, ये तो मानना पड़ेगा कि मोदी जी ने टेस्ट मैच में T20 वाला गेम दिखा दिया है। और सर मोदी जी ने, मुझे तो लगता है कि अमेरिका, रशिया, चाइना ये ज्यादा परेशान हो गए, मुझे लगता है मोदी की परफॉर्मेंस देख के। एंड सर मोदी जी की डिप्लोमेसी और इंडियन आर्मी, इंडियन टेक्नोक्रेट्स, इंडिया के आर्मी क्या, साइंटिस्ट, इंडियन मिलिट्री बोलिए। इस बार हाँ तो एयरफोर्स मिलिट्री, पे ज्यादा फोकस। और अब तो सर मुझे लगता है कि मिलिट्री में सबसे बड़ा रोल तो हमारे साइंटिस्ट का हो गया जी। तो उनका जो पराक्रम था, अच्छा उसके बाद सर जो स्ट्रेटेजी है ना, जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी में जो कमाल किया है, वो कहते हैं कि पहले दिन के जो टेक्निकल मिस्टेक्स थी उनको सुधारा और अगले दिन जो है पूरे पाकिस्तान को फोड़ के रख दिया। वो जो सीडीएस का जो बयान था उसको लोगों ने कितना गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया है। पर वाकई जो एयरफोर्स और आर्मी और मिलिट्री की जो स्ट्रेटेजी थी ना सर, वो बहुत कमाल की थी। उसने ज्यादा परेशान किया लोगों को कि हम तो भाई इंडिया को बड़ा छोटा प्लेयर समझते थे, ये तो हमसे कहीं आगे निकल गया। तो निश्चित रूप से सर, और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि अमेरिका ज्यादा परेशान है, चाइना तो जो है सो है। तो दूसरी बात यह है कि विपक्ष चाइना की, के तो खिलौने उड़ गए सारे के सारे। नहीं, चाइना का जो सबसे बड़ा ब्लफ है ना कि साले तुम आज तक सुतली बम बेच रहे थे बे। तो और दूसरी बात है सर कि मोदी जी का पराक्रम देख के जो ये जो राहुल गांधी की जो बौखलाहट है ना, मुझे अच्छा तो मोदी के, राहुल गांधी से ज्यादा ट्रंप की बौखलाहट दिख रही है। हाँ ट्रंप की बौखलाहट, राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। और मोदी की जो सर सबसे बड़ी खासियत है, मोदी का जो लूज बॉल पे छक्का मारना, ये जो उनका गुण है भाई। पाकिस्तान ने उनको लूज बॉल फेंकी, उन्होंने छक्का मारा, और उसके बाद जो वो पब्लिक से कनेक्ट करते हैं ना छक्का मारने के बाद, वो बड़ा लाजवाब होता है। इससे इंडिया अलायंस और हमारा विपक्ष जो है वो बहुत परेशान रहता है कि मोदी जी हर चीज को जो है वो चुनावी एक स्पेक्टेकल बना देते हैं। अब मोदी जी ने जो वो भाषण दिया था सर कि रोटी खाओ नहीं तो गोली तो है ही है, सर ये ऐसा ऐसा जो डायलॉग है ना, ये ये तो वो पुराने जमाने में अमिताभ बच्चन ऐसे डायलॉग बोलता था तो स्टॉल में बैठे हुए लोग तालियां बजाया करते थे। ये तो दिस वाज प्लेइंग फॉर द गैलरी। तो ऐसे में तो स्वाभाविक है राहुल गांधी का बौखलाना, और वो जो नरेंद्र सरेंडर वाला जो ना उन्होंने जो कहा है, वो उनकी बौखलाहट है और कुछ नहीं। तो बौखलाहट से ज्यादा तो मुझे लगता है बिल्कुल बौखलाहट तो क्या है, बिल्कुल
पागलपन हो गया है, बंदा बिल्कुल हाँ पगला गया। साहब ये तो क्या हो गया मेरे साथ। तो बिल्कुल सर, वो पागलपन है। अच्छा, उस आदमी की एक और बड़ी खासियत है। वो बोफोर्स तोप की एक खासियत थी कि शूट एंड स्कूट, मतलब उसकी खासियत थी कि वो गोला फेंकने के तुरंत वहां से निकल लेती थी। राहुल गांधी की यही पॉलिटिक्स चल रही है, थूको और भागो, स्पिट एंड स्कूट। कोई भी झूठा अनर्गल आरोप लगाओ और भाग जाओ। ये मतलब शुरू से चौकीदार चोर है, ये क्या था? हम्म, है राफेल के ऊपर अनर्गल आरोप लगाने, ये क्या हम्म, था? हम्म। तो सर झूठ की पॉलिटिक्स, उसके देश बाद को अडानी, बेवकूफ समझना। उसके बाद फिर अडानी वाला चालू किया था उन्होंने। हाँ, अडानी। अभी वो कल मैंने एक वीडियो किया, मैंने कहा मोदी ने तो फिर देश बेच दिया, कि वो टाटा की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसको जो है फ्यूजलाज बनाने का काम मिला रफाल है, रफाल ने ऑर्डर रफाल कर का। दिया। हाँ, तो मैंने और कहा अब बोइंग ने अडानी भी अंबानी के और बाद टाटा बोइंग को ने भी भी कर देश दिया। बेच दिया मोदी ने तो। हम्म। अच्छा सर, मोदी तो अपना काम करते चले जा रहे हैं। और देखे साहब इसी में कि अभी जो लेटेस्ट जो है, जो एएमसीए जो बनाने की बात हो रही है, जो एडवांस मिलिट्री कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, उसका उन्होंने जो एग्जीक्यूशन मॉडल दिया है उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर दिया है। और प्राइवेट सेक्टर में एचएएल के साथ में अडानी एरोस्पेस भी है, गोदरेज भी है, और आपके टाटा एडवांस सिस्टम भी है। ये सारे के सारे मिल के, और ये वो आपका ये जो कौन सा है, ये भारत फोर्ज, ये सब मिल के और वो पूरा भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसको खड़ा करके और अमेरिका तक को चैलेंज कर रहे हैं ये। आपको बताऊं, कल मेरे चैनल पे मैंने सुधांशु मणि साहब का इंटरव्यू किया है, हम्म, ट्रेन 18 वाले। हम्म, तो ही वॉज टेलिंग कि हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज आ गई है कि हम बहुत जल्दी 220 से 250 किलोमीटर चलने वाली ट्रेन इसी ट्रैक पे, जो हम्म, एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, इस पे हम 220 की ट्रेन तो दौड़ा लेंगे, हम्म, और उसके बाद हम 250 की बनाएंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि जो हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहा है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन वाला, कहते उस पे आप अपनी बुलेट ट्रेन चलाना और हम अपनी 250 वाली चलाएंगे जब बीच में हमें खाली स्लॉट मिलेगा। कहते हैं वी शुड नाउ थिंक ऑफ मेकिंग 350 किलोमीटर कैपेबल रोलिंग स्टॉक। और कहते हैं आई एम प्राउड टू से कि हमारा प्राइवेट सेक्टर इसमें बाकायदे पार्टिसिपेट कर रहा है, और रेलवे के साथ मिलके वो दिन दूर नहीं है जब हम अपनी बुलेट ट्रेन खुद खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, अपना सिग्नलिंग सिस्टम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। तो सर इसका मतलब है हमारा प्राइवेट सेक्टर इतना कैपेबल है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर अगर हम दसॉल्ट की फ्यूजलाज बना रहे हैं, या हम इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स बना रहे हैं, तो हमारा प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा क्यों ना दिया जाए। तो मैं तो कहता हूं कि जब राहुल गांधी अडानी अंबानी और टाटा और इनका नाम लेके जब ये करते हैं, तो ये देशद्रोह के बराबर है। वो हमारे प्राइवेट सेक्टर का अपमान कर रहे हैं, उनको अंडरमाइन कर रहे हैं और उनको डिस्करेज कर रहे हैं। हमारी जो हमारे देश की जो मेधा है उसका अपमान कर रहे हैं, जब भी वो इस तरीके से हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को गाली देते हैं। जी। और देखिए टाटा ने बोइंग के साथ भी समझौता कर लिया, और ये जो आपके अपाचे हेलीकॉप्टर हैं इनके फ्यूजलाज भी वो बनाएंगे, और उसके अलावा और एरोस्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये तो साहब जो हमारे राहुल गांधी, एक बात ध्यान है आपको कि वो क्या कहा करते थे एचएएल के बारे में। आइए चलते हैं थोड़ा अवनीश जी के पास चलते हैं, उनसे लेते हैं आइडिया। आपको ध्यान है नहीं एचएएल नहीं के बारे में? सर, एक मिनट, एक सेकंड। हम्म, मुझे, मैंने कहा कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था हम्म, कि इन्होंने सुतली बम तक नहीं बनाया है, उसके 2 दिन बाद योगी जी ने जो है लखनऊ में जो है ब्रह्मोस बनाने के कारखाने का उद्घाटन कर दिया।
जी अवनीश जी। ये अवनीश जी। जी सर। सर सबसे पहले तो आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को भी प्रणाम। सर बाबा जी ने भी अभी बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बोफोर्स वाला एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि दागो और भागो, तो राहुल गांधी का है थूको और भागो, लेकिन पकड़े जाओ तो उसके बाद माफी मांगो और उसके बाद चुनाव दर चुनाव हारते जाओ। ये राहुल गांधी का कुल अभी तक भारत के लोकतंत्र में योगदान है, भारत की राजनीति में योगदान है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। गलती से 99 सीट पा जाओ तो उसको अपनी विजय मान के आगे बढ़ो। सर देखिए, मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा व्यक्ति जो तीसरे टर्म का चुनाव जीत के आया हो, एक ऐसा व्यक्ति, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं, एक ऐसा नेता जो तीसरी बार अपनी सरकार बना रहा हो, अपनी पार्टी की सरकार बना रहा हो, जो स्टेट दर स्टेट आप देख लीजिए वहां पर चुनाव जीत रहा हो, अपनी पार्टी की सरकार बढ़ाता चला जा रहा हो, वो आदमी कोई चुनाव देख के कोई काम करेगा। और कम से कम नरेंद्र मोदी जी को अगर पिछले 11 सालों में जिन लोगों ने भी थोड़ा बहुत फॉलो किया है, वो व्यक्ति चुनाव के लिए कभी कोई काम करते नहीं, क्योंकि चुनाव तो वो जीत रहे हैं। अब ये अलग बात है कि 24/7 लगातार वो काम करते हैं, चाहे वो विकास के काम हो, चाहे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो कि अंग्रेज बनाने की सोच रहे थे, नहीं कनेक्ट कर पाए कश्मीर को। अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय, उनके समय में इस योजना की परिकल्पना की गई, लेकिन उसको पूरा कौन किया? उसको पूरा करने में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई और उसके बाद वो काम पूरा हुआ। मुझे सर एक बात याद आती है, इसी लोकसभा में रिकॉर्डेड है, राम मनोहर लोहिया साहब, इंदिरा गांधी को वो बेटी का संबंध था, बेटी मुंह बोली बेटी कहते थे। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया साहब ने हाउस में कहा कि इंदिरा, मैं अगले 5 सालों तक तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा, तुम मेरे 2 काम कर दो। और ये ऑन रिकॉर्ड है, गूगल करेंगे दर्शक, उनको मिल जाएगा। लोहिया जी ने कहा कि इंदिरा, मेरे गांव में माताएं और बहनें, हिंदू, जी सर, हिंदू बोलते थे वो इंदिरा को। हाँ हिंदू बोलते थे, बिल्कुल। बिटिया का मैंने इसीलिए कहा, उन्होंने कहा कि इंदिरा, चूंकि हाउस में प्राइम मिनिस्टर को संबोधित कर रहे थे, ट्रेजरी बेंच के लीडर को संबोधित कर रहे थे, तो हिंदू नहीं इंदिरा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा मेरे 2 काम करा दो। पहला काम ये कि मेरे गांव घरों में हमारी माताओं और बहनों की आंखें खराब हो जा रही हैं, फूट जा रही हैं, तुम कुछ उपाय करके कोई संशोधित या परिष्कृत उनको धुआं रहित चूल्हे का इंतजाम करवा दो। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे गांव की सड़कें, पगडंडियां, चक्रोट, कच्ची सड़कें, ये मानव मल से पटी रहती हैं। और तो और छोड़ो, बड़ी शर्म वाली बात है कि हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच जाना पड़ता है और उन्हें बड़ा तिरस्कार झेलना पड़ता है, बड़ा अपमान सहना पड़ता है। ये उस समय की बात है, उन्होंने घर घर शौचालय की बात नहीं की, लेकिन लोहिया साहब ने कहा कि इंदिरा, तुम सामुदायिक शौचालय हमारे गांव में बनवा दो ताकि हमारी बहन बेटियां इस तरीके से बेइज्जत न हुआ करें। आप जरा कल्पना करिए सर, श्रीमती इंदिरा गांधी, उनसे राम मनोहर लोहिया के कहे गए ये शब्द, और वो दो काम कब पूरा होते हैं? जब 2014 में कोई नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो हर घर शौचालय, जिसका इसी राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने मजाक बनाया था, और उज्ज्वला योजना जैसी योजना लेके आते हैं। एक और छोटी सी बात आपको बताऊं तो सर, आपके माध्यम से ये दर्शकों तक बात पहुंचेगी, कितनी माइन्यूट डिटेलिंग करते हैं। जैसे एक मूर्तिकार, एक सामान्य मूर्तिकार और एक विलक्षण मूर्तिकार के काम में या आर्टिस्ट के काम में फर्क यही होता है कि एक अच्छा परिष्कृत आर्टिस्ट जो होता है वो माइन्यूट डिटेलिंग करता है। सर, उज्ज्वला योजना लॉन्च हो रही थी और इलेक्शन के लिए कैसे काम नहीं करते नरेंद्र मोदी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2017 विधानसभा चुनाव ड्यू था उत्तर प्रदेश का, और ये वही वक्त था इलेक्शन के ठीक पहले, जब इलेक्शन मोड में आ रहा था उत्तर प्रदेश, तो उज्ज्वला योजना मोदी जी ने लॉन्च किया। और उज्ज्वला योजना लॉन्च करने के लिए उन्होंने किस शहर का, किस जगह का चुनाव किया? उत्तर प्रदेश के जिला बलिया, जिसका कि बड़ा ऐतिहासिक महत्व रहा है, बलिया जिले का चुनाव किया उन्होंने। मैं आपको बता रहा हूं सर, उस कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर मिला था एक दूसरी जिम्मेदारी, कल्चरल जिम्मेदारी के तहत। मंच पर नरेंद्र मोदी जी ने बोलना जब शुरू किया, उससे पहले तक किसी को यह नहीं पता था
या आभास नहीं था कि इन्होंने बलिया का क्या चुनाव किया है, क्योंकि जितने पॉलिटिकल पंडित, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक, जितनी भी पार्टियां, वो सब कह रही थी कि यूपी का इलेक्शन आ रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी अब माहौल बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना लॉन्च करेंगे। और जब पहला सेंटेंस नरेंद्र मोदी जी ने उस मंच से बोला तो उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, जैसे एज यूजुअल वो बोलते हैं, भोजपुरी का एक सेंटेंस उन्होंने बोला, प्रणाम किया सबको, और उन्होंने कहा कि बलिया पूरे भारत का ऐसा अकेला जनपद है और नंबर 1 पर आता है जहां आबादी के तुलना में सबसे कम एलपीजी कनेक्शंस हैं। और वो जगह उन्होंने चुना, बलिया जिला, जहां से उन्होंने उज्ज्वला योजना लॉन्च किया। तो इतनी माइन्यूट डिटेलिंग जो आदमी करता हो, अटल जी का देखा हुआ सपना, अंग्रेज उसको असफल रहे करने में, और जम्मू कश्मीर को रेल से कनेक्ट कर दिया। सर, नरेंद्र मोदी कम से कम इलेक्शन के लिए कोई काम नहीं करते। और एक चीज सर, राहुल गांधी को उन्होंने, दरअसल एक ऐसा बच्चा होता है ना सर, कि जो स्कूल में पढ़ने के दिखावे के लिए जाना चाहता है, लेकिन अचानक किसी ने उसका पूरा स्कूल का बस्ता ही गायब कर दिया। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के राजनीतिक बस्ता जो है ना, बैग, वही गायब कर दिया है। राहुल गांधी बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं। सर, ये बताइए, इस देश में राहुल गांधी का आज ये कहना कि मुझसे एक ओबीसी बच्ची ने पूछा कि मैं डॉक्टर बन सकती हूं, मैंने उससे कहा नहीं, तुम डॉक्टर नहीं बन सकती, ये क्या है सर? ये वो चीज है कि जो बिना किसी बुक के राहुल गांधी राजनीति की पढ़ाई कर रहे हैं, राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी से वो कहीं आसपास भी, अब 99 नंबर लाने के बाद वो एक दौर आया था, हालांकि उनका इकोसिस्टम पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सर कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है सर। और ये जो अब आपने जो बोला, जैसे एक चार्ज ये लगाया गया कि साहब कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बिहार इलेक्शन के चलते किया गया, तो साहब बिहार इलेक्शन तो अभी दूर दूर तक कहीं नहीं था। आज भी सर बिहार इलेक्शन मेरे ख्याल से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास ड्यू है। तो यही कह रहे हैं कि आप अगर, और इसीलिए एक चीज और भी मैं कहता हूं सर, अगर इस देश के अपोजिशन को लगता हो या अपोजिशन लीडर्स को लगता हो कि मोदी जी हर काम चुनाव के लिए कर रहे हैं, तो मोदी जी की बात मान जाए ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन, जाके दौड़ के कहें कि भैया एक ही बार चुनाव कराओ, छुट्टी करो ना, बार बार तुमको ये मौका हम नहीं देंगे कि हर चीज तुम चुनाव के लिए करते हो। लेकिन वही है सर, एक हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, ससुरा सहलो न जाए और नैहर रहलो न जाए। इसका मतलब ये होता है कि ससुराल जो है वो सहा भी नहीं जा रहा वहां का अनुशासन, और मायके में ससुराल से वापस आके बहुत दिन तक रहना भी नहीं उचित लग रहा है, क्योंकि फिर सखी सहेलियां और गांव वाले उठाना शुरू करते हैं कि क्या हुआ हो, कुछ मामला गड़बड़ हो गया क्या। राहुल गांधी की स्थिति भारतीय राजनीति में यही है, इससे ज्यादा की अब बढ़त उनके राजनीति में नहीं दिखाई देती है। और कम से कम नरेंद्र मोदी जी को इलेक्शन की राजनीति से जोड़ना, उसमें वो गजब माहिर है, उनके पास तमाम और चीजें हैं, उनका संगठन है, उनके तेज तर्रार नेता हैं, उनका जमीन में काम है, उनका विकास का काम है, इलेक्शन जीतने के लिए तमाम उनके पास हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी उस दायरे में नरेंद्र मोदी के कहीं आसपास भी आ रहे हैं। और यही वजह है कि उनका फ्रस्ट्रेशन, एक वजह से और फ्रस्ट्रेशन सर बिहार में खासतौर से उनका फूट रहा है, जो मुझे ऐसा लग रहा है, जातीय जनगणना, जिसको राहुल गांधी ने इतना फुलाया था और सोचे थे कि ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र हम नरेंद्र मोदी पर चला देंगे, और नरेंद्र मोदी सरकार ने कास्ट सेंसस कराने की बात खुद इनिशिएट करके जो पंचर किया है, उसके बाद से तो वो अंतिम प्रहार था, जिसके बाद इनका पॉलिटिकल बस्ता जो है वो गायब है। तो वो कह रहे हैं ना कि साहब की बिहार में जो जातीय जनगणना हुई वो बेकार हुई है, जबकि वो तेजस्वी उसको सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं अपनी। ये गजब कंट्रा है सर। बाबा जी कुछ कह रहे हैं जी। असल में सर बात है ना कि राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, एक तो ये आदमी पढ़ा लिखा है नहीं, पढ़ता लिखता नहीं है, और नंबर 2 मैं समझता था कि इतनी बड़ी पोजीशन पे आके जो लीडर है वो अपने आसपास सलाहकारों की और लिखने वालों की, स्ट्रेटेजिस्ट की एक टीम बना के चलता होगा, जो कि उसको पग पग पे गाइड करते होंगे कि भैया ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, विश्व में अब ये जो डेवलपमेंट हुई है उस पे इतना बोलना है।
जो देश में राजनीति चल रही है उस पे, इस पे हमारा ये स्टैंड होना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई सेशंस कांग्रेस में होते होंगे। और क्यों? क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा समझदार आदमी इस प्रकार के बेहुदे बयान जो उन्होंने, स्पेशली सर ये नरेंद्र सरेंडर वाला जो बयान दिया है, उस आदमी को ये समझ में नहीं आया कि जो ये सरेंडर शब्द बोल रहा हूं, ये मैं ऐसा शब्द बोल रहा हूं जिसको आज तक पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, यहां तक कि हाफिज सईद जैसे लोगों ने भी नहीं बोला। और जब आप सरेंडर कर रहे हो तो अरे भैया, सरेंडर तो हमने तो एक ही सरेंडर सुना है, 93,000 फौजियों के का सरेंडर भारतीय सेनाओं के सामने। और भारतीय जनरल को जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था ढाका में, वो परेड मैंने जो है वो उसका वीडियो देखा है। अगर आप कह रहे हो नरेंद्र ने सरेंडर किया, दैट मीन्स इंडियन आर्मी ने भी सरेंडर किया, इंडियन मिलिट्री ने सरेंडर किया। और वो आप तब बोल रहे हो जबकि पाकिस्तान ने जिस दिन ये बयान दिया कि भैया हमारे 20 नहीं 28 अड्डे फोड़े हैं, उस दिन आप कह रहे हो कि नरेंद्र सरेंडर। मतलब आपका होमवर्क नाम की चीज ही नहीं है। और आप ये नहीं जानते कि आप निशाना बेशक नरेंद्र मोदी को कर रहे हो, पर अल्टीमेटली आपका निशाना लग रहा है इंडियन आर्मी पे, हमारी मिलिट्री पे। आप मिलिट्री के शौर्य को, अच्छा, और उस पराक्रम को जिसको देख के पूरी दुनिया स्तब्ध है, जितने मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है वो स्तब्ध है कि यार इतनी प्रिसिजन और इस कदर की प्लानिंग की, एक इंच इधर से उधर निशाना नहीं चूका। और एक उनका एक ड्रोन और एक मिसाइल अंदर घुस नहीं पाई, अंदर घुसने नहीं दिया। हा? और आप कह रहे हो नरेंद्र सरेंडर। अरे कुछ तो सर देखिए, आरोप भी ऐसा लगाओ ना कि कुछ तो चिपके। तो सर इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल नुकसान हुआ, मैं आपको बता रहा हूं आज। अच्छा, आपको वाकई लगता है कि राहुल गांधी के पास कोई टीम है जो उनको पॉलिटिकली ये सलाह देती है, भाई ऐसा बोलो, ऐसा मत बोलो, ये करो, या मुझे तो नहीं लगता। वो ऐसा आप टीम तो तब होगी ना जब आप बनाओगे टीम। टीम बनाने के लिए भी तो एक तरह की बुद्धिमत्ता चाहिए। हाँ, वो कहाँ से बिल्कुल। आएगी? वो कहाँ से आएगी? हाँ, क्योंकि कायदे के आदमी को तो ये अपने इर्द गिर्द जमने नहीं देते। जो अच्छे लोग हैं उनको तो अपने आसपास भटकने नहीं देते, उनको तो भगा देते हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं एक बात कह रहा हूं। आज ही देख लो आप शशि थरूर और आपके सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी ये बाहर क्या जाके बोल रहे हैं, और सर ये यहाँ पे मैं एक बैठे बात हुए कर क्या रहा हूं, बोल ये रहे हैं। 3 किस्म के घोड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस में 3 किस्म के घोड़े हैं। एक लंगड़ा, एक एक बारात का घोड़ा है, एक दौड़ने वाला घोड़ा है, एक लंगड़ा घोड़ा है। अरे भाई, गधों का भी जिक्र करो, कांग्रेस में गधे भी हैं, घोड़े क्यों हैं? कांग्रेस में तो शीर्ष पे गधे हैं, तो उसका वो, अच्छा, उसको कौन पहचानेगा? और आप मुझे एक बताइए, इन्होंने कहा था भाई कांग्रेस में स्लीपर सेल है। स्लीपर सेल वाली बात आए 2 महीने से ऊपर होने जा रही है अवनीश भाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पिछले 2 महीनों में उन्होंने कांग्रेस के संगठन में क्या फेरबदल किया? आप कहते हो ना कि ये स्लीपर सेल है, भाजपा के लोग हैं, भाजपा कांग्रेस में रह के काम कर रहे हैं, लंगड़े घोड़े हैं, या घोड़े हैं, वो घोड़े हैं। कितने लोगों आज तक कौन से प्रदेश में सांगठनिक फेरबदल करके टीम बनाई है राहुल गांधी ने? या जी बाबा हरियाणा जी, की आप मीटिंग इसकी की थी ना इन्होंने। हाँ, अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा जी कह रहे हैं कि 2 महीने हो गए, उन्होंने कहाँ कहाँ ऐसा सुधार किया है वो तो छोड़ दीजिए, बल्कि स्लीपर सेल जिसको ये कहते हैं कि बी टीम है और बीजेपी के लोग हमारी पार्टी में हैं, तो शशि थरूर जी, सलमान खुर्शीद जी और तो और तमाम ऐसे लोग, ये क्या हैं, ये क्या कर रहे हैं? गुलाम नबी आजाद की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी मेहनत की है जाके वहां गल्फ कंट्री में कि बेचारों उनको जो है धूप लग गई। सर एक चीज, राहुल गांधी दरअसल सेना का जो अपमान आप बाबा जी कह रहे हैं ना, ये हमारे आपके लिए, आम भारतीय के लिए हमारी सेना हमारा गौरव है। हम जानते हैं राहुल गांधी को इसका आभास नहीं है। ये
सिलेबस नहीं पढ़ा है उस आदमी ने। और यही वजह है कि पिछले टर्म में भी आप देखिए, जब इससे पहले पुलवामा हुआ उस समय भी जो लाइन लिया था राहुल गांधी ने और उनके पूरे इकोसिस्टम ने, दरअसल सर आप कह रहे हैं बाबा जी की कोई टीम नहीं है, कांग्रेस पर कभी लेफ्टिस्टों का प्रभाव होता था, वो उनके लिए बाहर की कोठरी में उनके इकोसिस्टम का काम करते थे, उनका सो कॉल्ड बौद्धिक जो उनके तौर तरीके हैं उनको वो सजाते थे, संवारते थे। राहुल गांधी की कोठरी में विशुद्ध जो सड़क पर डफली लेके, उसमें से मैं नाम नहीं लूंगा, डफली लेके सस्ते कामरेड, उनकी टीम है सर। ये नरेंद्र और सरेंडर ये इन्होंने केवल तुकबंदी के चक्कर में किया है। और आप और हम न गंभीरता से ये बात कर रहे हैं, ये देश इस गंभीरता से ले रहा है कि हमारी सेना के लिए उस व्यक्ति ने सरेंडर, जबकि वो केवल नरेंद्र मोदी जी के सामने एक तुकबंदी मनाने के लिए उन्होंने सरेंडर, उनको नहीं इस बात का आभास है। और दूसरा, अगर उनके आसपास की ये जो सस्ती कम्युनिज्म की कोठरी है जिसमें नाबालिग लाल चड्डी वाले लड़के हैं, इनको वो लेवल ही नहीं है, उनके दिमाग में वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है। भाई इसी कांग्रेस ने सड़क का गुंडा हमारे सेनाध्यक्ष को कहा हो। जब ये आदमी सरेंडर की जुमलेबाजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज सोशल मीडिया, अच्छा आयरन लेडी आयरन लेडी आयरन लेडी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कहा गया, जब उसको होल्ड किया गया, आप देखिए सर आज सोशल मीडिया का दौर है, आयरन लेडी की सारा कच्चा चिट्ठा खुल के सामने आ रहा है, लोग जिनको नहीं भी पता था उनको भी फैक्चुअल चीजें पता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बिल्कुल इंदिरा जी की ऐसी तैसी करवा दी इसने, जो उनका इस आदमी ने औरा बना हुआ वो खत्म करवा दिया, वो भी खत्म करा दिया। सर कच्छ के रण में 1965 में 7-8 जगह पे मोर्चे खुले हुए थे, लोगों को नहीं पता होगा, उन सबको पता लग गया कि किस तरीके से कच्छ के रण में इन्होंने जमीन वापस की। और क्या हास्यास्पद स्थिति है सर, निशिकांत दुबे ने तो उस बात का जिक्र ही नहीं किया जो उन्होंने जमीन गिनाई की, इतना जमीन वापस कर दिया। 1965 में इसी कांग्रेस की सरकार ने हमारी सेना को कच्छ के रण में जब मोर्चा खोला पाकिस्तान ने और आगे बढ़ने लगी तो पीछे आने का हुक्म दिया। और कुतर्क क्या दिया कि जब कच्छ के रण में बाढ़ का पानी चढ़ेगा तो अपने आप पाकिस्तानी सेना पीछे चली जाएगी। ये कहानियां आज पब्लिक डोमेन में घूम रही हैं, ये सारी फैक्चुअल चीजें आज पब्लिक डोमेन में घूम रही हैं। इसी तरीके से सरेंडर की बात जैसे इन्होंने कहा, सब लोग कह रहे हैं भैया 93,000 सरेंडर जो हुआ था उसके सामने आप अपने सैकड़े भर बंदियों को नहीं, युद्ध बंदियों को नहीं छुड़ा पाए। तो सर इसीलिए मैंने कहा ना, 54 जी सर, सॉरी 54 नहीं छोड़ा पाया सर। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, इस आदमी का जो राजनीति का बस्ता है नरेंद्र मोदी ने वही छीन लिया है, गायब हो गया है। ये आए बाएं साए, मैं कहता हूं ये लोकसभा चुनाव के लिए मेहनत करें, उसमें भी तो 2029 है, और बिहार चुनाव हो चाहे हरियाणा चुनाव हो चाहे कहीं का विधानसभा चुनाव हो, उन चुनाव में इस तरह की चीजें लेके आना ये बताता है कि राहुल गांधी की नफरत बोल रही है नरेंद्र मोदी के प्रति। वो ये मान चुके हैं कि इस आदमी को मैं इलेक्शन में नहीं हरा सकता, और अब वो या तो कैपिटलाइज कर रहे हैं उस वर्ग के वोटर को जो कि नरेंद्र मोदी से उतनी ही घृणा करता है जितना कांग्रेस, राहुल गांधी, इनका परिवार और इनका इकोसिस्टम करता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी से घृणा करने वाला एक वर्ग है, हो सकता है कि वो उसी को प्रूव कर रहे हो, क्योंकि कोई भी स्वस्थ आदमी जो भारत में राजनीति करना चाहेगा तो वो सेना का अपमान के बारे में कैसे सोच सकेगा। और उसके बाद आप कहिएगा कि नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर से बिहार राजनीति की इलेक्शन में फायदा हो गया। आप एक तरफ सेना को गाली दीजिएगा, उसके पराक्रम को गाली दीजिएगा, तो बट नेचुरल की काउंटर पोलराइजेशन होगा। ये नाराजगी सबके अंदर है सर, और इस आदमी को वो समझ नहीं। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप ये देखें कि वो इस तरह के डिटेल मांग रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान को सीधे सीधे फायदा पहुंचे। बिल्कुल सर। देखिए, मैंने आपके तकरीबन सारे टेलीकास्ट मैंने सुने हैं। जब सीडीएस चौहान साहब के बयानों पर आपके चैनल पे जितनी चर्चाएं हुई हैं मैंने तकरीबन सारी सुनी। और राहुल गांधी की सर एक दिक्कत है ना, ये आदमी सर
टर्नओवर और प्रॉफिट का अंतर नहीं समझता। ये तो राइट ऑफ और वेवर का भी अंतर नहीं समझता। राइट ऑफ और वेवर का अंतर नहीं समझता। गल्ले का सारा पैसा कमाई है। हाँ, ये बिक्री को प्रॉफिट, ये कुछ लोग होते हैं, हमारे गांव में एक हमारे भैया थे, वो बिक्री जो होती थी उनकी दुकान की, उसको प्रॉफिट समझ के खर्चा करते थे। तो सर ये आदमी डाउन का मतलब ही नहीं समझता। एयरफोर्स में डाउन का मतलब क्या होता है? तो सर अच्छा, दूसरी चीज है कि कुछ ऐसे टेक्निकल और टैक्टिकल डिटेल्स होते हैं जो कि सेनाएं या गवर्नमेंट्स डाइवल्ज नहीं करते, बहुत सारे। और युद्ध के दौरान तो सर बहुत सारे ब्लफ्स होते हैं। अटैक कहीं और करना होता है, पता लगा हलचल किसी इस बॉर्डर पे दिखाई जा रही है, सारी सेना दौड़ भाग उधर कर रही है, अटैक उधर से हो गया, सारी सेना। अरे ये इस टाइप के बहुत सारे टैक्टिकल मूव्स होते हैं आर्मी के। तो आप ये सब पूछेंगे क्या? तो सर राहुल गांधी को ना बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है। अच्छा, मेरे को एक हमेशा शंका रहती है कि ये जो ऐसे बेहुदा सवाल पूछता है या ऐसे आरोप लगाता है, ये सचमुच अपनी नासमझी में या अपनी चालाकी में लगाता है, या इसको ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है? क्या है फलाने ऐसे पूछो, मतलब इसको कहा जाता है कि तुम ये बयान दो। सर आज आखिर इसके बयान को पूरा पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पूरी आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तानी राहुल गांधी के बयान को कोट कर रही है। हाँ जी, सबसे ज्यादा पॉपुलर है इस बिल्कुल। वक्त राहुल गांधी। ही इज द मोस्ट पॉपुलर फिगर इन पाकिस्तान टुडे। अच्छा, ये बात इसको खुद को समझ में नहीं आती। अब सर इंडिया में पॉपुलर आपने छोड़ा नहीं तो पाकिस्तान में पॉपुलर हो जाए अगला, तो हो सकता है ये भी सोच ले। अगले का कोई भरोसा नहीं सर। तो आप पाकिस्तान को मसाला दे रहे हैं, पाकिस्तान को बयान दे रहे हैं, आप पाकिस्तान को मटेरियल दे रहे हैं कि भारत को वो घेर सके। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊं सर आपको, राहुल गांधी की जो कान है ना, वो जमीन से कभी नहीं टिके शायद। इनको जमीन की पदचाप सुनाई नहीं देती, जनता क्या सोच रही है, पब्लिक का क्या ओपिनियन है। अरे तुम बिहार में घूम रहे हो, बिहार की पब्लिक की ओपिनियन जान लेते कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बिहार की जनता क्या सोचती है, गरीब गुरबा क्या सोचता है। तभी इनको अकल आ जाती कि नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इनको पता नहीं कि ये इस अपने एक बयान की वजह से कितने ज्यादा अनपॉपुलर हुए हैं पब्लिक में, और ये इनको पॉलिटिकली बहुत महंगा पड़ने वाला है। जी बिल्कुल। जहां तक इनकी पॉलिटिक्स की बात है वो तो अलग है, लेकिन आप ये देखें कि पूरे भारत में ऐसा और कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है और नेता भी नहीं है कोई। थोड़ा बहुत अखिलेश बाबू ने फुसफुसाहट की थी, वो जरूर थोड़ी सी थी। ममता बनर्जी तक ने कुछ नहीं बोला है। वो ज्यादा से ज्यादा आज फिरहाद हकीम को आगे कर दिया है ये कहने के लिए कि साहब ये इसमें मोदी का नहीं सेनाओं का है, लेकिन इस तरह की सरेंडर वाली बात तो उन्होंने भी नहीं की है। बिल्कुल सर। और इसीलिए कभी कभी शक हो जाता है, जो बाबा जी ने कहा ना वो बात क्यों ना उस तरफ सोचा जाए कि इसका मतलब है कि आपके लिए पर्ची कहीं और से लिख के आती है और आप जो है किसी असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। भाई इस तरह की कल्पना कौन कर सकता है? एक ब्लॉक स्तर का नेता नहीं करेगा सर, सरेंडर और ये वो सारी चीजें। तो या तो इनकी नफरत बोल रही है, दूसरा नहीं तो इन्होंने ठान लिया है कि हम इलेक्शन जीत नहीं सकते, इसलिए जितना ज्यादा नरेंद्र मोदी पर हमला, पर्सनली ये पर्सनल हमला है सर। आप मिलिट्री पर हमला कर रहे हो, ये भारत के सेंटिमेंट के पर हमला है। तो या तो इन्होंने अब तय कर लिया है और इसीलिए लगता है कि या तो किसी विदेशी असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं और ऐसा सोचने का आधार है, और या तो फिर आप नरेंद्र मोदी की राजनीति से या नरेंद्र मोदी से जो व्यक्तिगत रूप से
नफरत करने वाला वर्ग है, या तो आप सिर्फ उसको कैटर करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी का वोट तो हम कम नहीं कर पाएंगे। जी बाबा जी। अवनीश भाई, मैं बताऊं कि जब इस प्रकार का कोई एक्स पे जब कोई थ्रेड चलता है ना, या सोशल मीडिया पे जब इस प्रकार का कोई, या यूट्यूब पे जब कोई ऐसी वीडियो आती है, तो मैं ना उसके नीचे के कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं जी ये जानने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार के लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। तो सर, मैंने देखा कि राहुल गांधी के कमेंट पर सबसे ज्यादा वाहवाही करने वाले या तो पाकिस्तानी हैंडल्स थे या इंडिया के मुसलमान थे। तो ये तो मानना पड़ेगा सर कि इस प्रकार का बयान देके और पाकिस्तान परस्ती का एक स्टैंड लेकर राहुल गांधी इज ट्राइंग टू वू द मुस्लिम वोटर। आज बिहार और यूपी में जो असली लड़ाई चल रही है वो मुसलमान वोट के लिए चल मुस्लिम वोट रही है। बैंक की, बिल्कुल वो बिल्कुल, राहुल मैंने गांधी इसीलिए वर्सेस अखिलेश भी चल रही है, राहुल गांधी वर्सेस तेजस्वी भी चल रही है। तेजस्वी और अखिलेश थोड़े से समझदार निकले कि उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। जब आप नरेंद्र मोदी की युद्ध के इस माहौल में नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं, पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं, ऐसा बयान देते हैं जिसको पाकिस्तान को सूट करता है, इससे हिंदुस्तान का मुस्लिम वोटर खुश होता है कि चलो किसी, अच्छा एक मिनट, पाकिस्तान की पिटाई हुई तो हिंदुस्तानी उम्मा तो बड़ा नाराज है। भाई, ओसामा बिन लादेन से क्या रिश्ता था? तेरा मेरा एक रिश्ता, या इलाहा इल्लल्लाह, इसके अलावा और क्या रिश्ता था? तो भारतीय मुसलमान का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है? वही तेरा मेरा एक रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। या इलाहा इल्लल्लाह। तो सर, ये राहुल गांधी की दौड़ मोदी के साथ नहीं चल रही है। ही इज रनिंग अ रेस विद अखिलेश एंड तेजस्वी टू वू द मुस्लिम वोटर। ये बिल्कुल मुस्लिम वोटर को रिझाने के लिए सोच समझकर एक रणनीति के तहत दिए गए बयान है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाला जो वोट बैंक है, जिसको मैं खासतौर से कह रहा था, हाँ, आपने उसको बिल्कुल क्लियरली कह बिल्कुल। दिया। ये उसी को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये मान बैठे हैं कि कम से कम चुनावी राजनीति में और डेवलपमेंट की बात, भारतीयता की बात, भारतीय कल्चर की बात, सनातन की बात, ये सब पेपर में हम नरेंद्र मोदी को कभी पराजित नहीं कर सकते इलेक्शन उसमें। इसलिए ये मुस्लिम वोट बैंक को ये पुष्टिकरण इनका वही काम 15% की राजनीति कर रहे हैं। 15%, बिल्कुल सर। बिल्कुल 15% की तो राजनीति। जो आदमी 15% का पर्चा ही अटेम्प्ट कर रहा है, तो फिर सोचिए उसका बोर्ड रिजल्ट कैसा होगा। ऐसा ही होगा 14, 19, 24 की तरह। अच्छा, एक इशू और है, जो कि ये ऑपरेशन सिंदूर के जिसको कहें दावानल में वो अ, टिमटिमाते बल्ब की तरह दिखने लगा, और वो है कि ये जो बांग्लादेशियों की जो होलसेल उनकी निकासी हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे बाबा जी? सर, मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि मामले की गंभीरता को भारत सरकार ने कुछ महीनों पहले ही समझ लिया था, और उसका रिजल्ट यूक्रेन ने जब रूस पे हमला किया है, मैं तब से एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा हमला भारत पर भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि अब युद्ध जो है बदल गया है। अब युद्ध में सेनाएं नहीं लड़ेंगी। और जनरल जनरल रावत ने जो बात कही थी, वो आधा मोर्चा नहीं सर, वो 1.5 मोर्चा है। अवनीश भाई भी इस बात को कई बार रिपीट करते हैं। अब वो बिल्कुल उसको आधा मोर्चा समझने की भूल मत कीजिए, 1.5 मोर्चा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ड्रोन अगर आप एक किसी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन के आसपास अगर पहुंचा दें, एक ड्रोन जिसको कि कई छोटे छोटे पुर्जों में लाके एक 12वीं पास लड़का भी लाके असेंबल कर देगा, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सिंगल ड्रोन, एक व्यक्ति खतरा बन सकता है।
तो ये रोहिंग्या बांग्लादेशी या इलाहा इल्लल्लाह की जो फौज है ये कब भारत के साथ ये कर देगी? तो सर ऐसे में तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का इलाज करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि सर लड़ाई बदल गई है और ये कहीं हमारे खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल ना हो जाए। इसलिए अब तक जो हुआ तो हुआ, अब तो इनको एक एक को। और सर एक बात बताइए ना मुझे, ये इतना बड़ा जो स्पाइस का जो नेटवर्क पकड़ा गया, जिसमें यूट्यूबर पकड़े गए हरियाणा के, पंजाब के हैं, और इतना सर कम, मुझे लगता है कि अभी तक तो पूरी खबरें बाहर निकल के नहीं आई हैं, ये संख्या 100 से ऊपर जा रही है, क्योंकि अभी तो इंटेरोगेशन चल रहा है। करेक्ट। तो आखिर ये इतना बिल्कुल, स्पाइंग का बिल्कुल सर। नेटवर्क अचानक ये सर अभी तो कुछ सर दिन ये पहले कलकत्ता के काफी सेंसिटिव एरिया में अचानक 10-12 ड्रोन उड़े, वो खबर आई गई होगी, हो गई। इस तरह की चीजें हैं सर, और बहुत ज्यादा हैं। और एक चीज और सर, जब ऑपरेशन सिंदूर को पास बटन दबाया, होल्ड किया, उस समय जो भारत ने एक नीति ली है, मैं जरा इसको भी चाहूंगा कि ये कैसे परिभाषित होगा। हालांकि मैं इंतजार कर रहा हूं कि ऐसा कुछ देखने को मिले। एक जो वो सेंटेंस ऑफिशियली लिया गया कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। यहां चूंकि आपके पास 1.5 मोर्चा अंदर आपके पैदा हो चुका है, तो मैं इसमें काफी इंटरेस्टेड हूं कि पहला कोई उदाहरण हमारे सामने आए कि क्या ये केवल भारत की सीमा के उस तरफ, यानी सीमाओं के बाहर विदेशी कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म इसके लिए है, या ये 1.5 मोर्चे के हिसाब से भारत के अंदर भी अगर आगे कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ, उसमें भारत की धरती के अंदर से अगर हुआ, उसको भी क्या देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा? अगर ऑपरेशन सिंदूर की ये वाक्यांश अब परमानेंट पॉलिसी अगर भारत की बन रही है, और यहां पर इसलिए भी हो रहा है कि नीति आयोग की बैठक के तुरंत बाद ऑपरेशन सिंदूर को अलग से बजट एलोकेशन जैसा एक यूनिट मान लिया गया है। तो इसलिए अगर ये परमानेंट नीति है तो ये अंदर के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये कोई एक्शन देखने को नहीं मिला या परिभाषित इसको नहीं किया गया। मुझे लगता है कि ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि ये भाई घर के अंदर से जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है उसको भी आप देश के खिलाफ युद्ध मानेंगे या नहीं मानेंगे, और मानना चाहिए। जी अवनीश भाई, अब भी हम लोग इतने मासूम, इतने भोले हैं क्या कि पहलगाम की घटना को सिर्फ 4 पाकिस्तानियों का कृत्य मानकर नहीं साहब, बिल्कुल मान ले सर। लोकल असिस्टेंस, लोकल सपोर्ट। मैं तो इसमें माओइस्ट जो ये इनका टेरर एक्टिविटी है, मैं इसको भी देखना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की बाकायदे आंतरिक रक्षा से लेके और बाहरी रक्षा तक इसकी परमानेंट नीति क्यों नहीं हो सकती? मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा कि भारत की धरती के अंदर से भी कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म अगर हुआ तो भारत के खिलाफ युद्ध है और उसकी उस तरह से कार्रवाई होगी। वो एफआईआर और स्टेट पुलिस और इनके चक्कर में मत रही है, बिल्कुल भी मत रही। एकदम आपने एकदम सही बात की कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन सर, हरा नीला काला पीला उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। हाँ, बल्कि इस तरह का जैसे अभी आजकल बात चल रही है कि साहब कि इस बार वो उधर से नहीं भेज के और बांग्लादेश की तरफ से भेजेंगे, तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर बांग्लादेश का भी इलाज इसी तरह से होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। और ऑपरेशन सिंदूर केवल पाकिस्तान के नाम का जो है वो मनवा के थोड़ी ना आया है भाई। भारत के ऊपर किसी भी विदेशी धरती, और हम तो इससे आगे की बात कर रहे हैं सर, भारत की धरती से भी अगर इस तरह का कोई एक्ट हो तो आप उसको भारत के खिलाफ युद्ध मानिए और वैसे ही कार्रवाई करिए। आपके पास तो आपने रिमोट पास पे लगाया है ना ऑपरेशन सिंदूर का, बात खत्म हो जाती है। जब चाहे आप जो है वो चैनल ऑन कर दें। अवनीश भाई, रोहिंग्या बांग्लादेश की अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही होगी, पूरे देश में हो रही। पंजाब में मैंने कोई कार्रवाई होती नहीं देखी। क्या पंजाब में कोई थ्रेट नहीं है क्या? पंजाब का 550 किलोमीटर लंबा बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है सर, और लाखों की संख्या में
रोहिंग्या बांग्लादेशी पंजाब में भी भरे हुए हैं, एक भी आपने कार्रवाई होती हुई सुनाई दी? क्यों? आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी उसी 15% की राजनीति में विश्वास करती है। ममता दीदी जी इसलिए सर, वो और ममता, बिल्कुल। सर तो मुझे सर तो एक बात चीज यह और लगती है है, मैं सर जी एक चीज जी और इसमें जोड़ना चाहूंगा। देखिए साहब, ये ऑपरेशन सिंदूर आपने करके पाकिस्तान को ही नहीं, आपने एक अच्छा बेसिस इसका बना दिया है। आप इसको परमानेंट बजट एलोकेशन कर रहे हैं। अब वो समय आ गया है कि कम से कम देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, ये अब आंतरिक सुरक्षा भी ना, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट मैटर, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट मैटर, जरा इसमें भी काट छांट कर दीजिए, या तो इसी ऑपरेशन सिंधु आप स्पेसिफाई कर दीजिए, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, और अपने आप जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसका निराकरण करिए। सर इसको नेशनल पॉलिसी बनाइए एग्जैक्टली। कि ये है, और सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दीजिए कि जरा निर्देश नहीं, वो क्या होता है, एक मुझे याद नहीं आ रहा है टेक्निकल, हाँ कि कुछ ऐसे एक्ट होते हैं कि जो कि आप ये नहीं हो सकता कि हम अपने यहाँ मानेंगे नहीं मानेंगे, उसको बाई फोर्स करिए। बात हाँ खत्म। बिल्कुल। हाँ, ये उज्ज्वला और वो क्या नाम, आयुष्मान आयुष्मान। योजना नहीं है कि हमारे यहाँ लागू नहीं होगी। नहीं सर। बाई ऑर्डर करिए देखिए कि ये इसमें तो राष्ट्रीय फिर सुरक्षा का मसला है और राष्ट्रीय तुरंत अपने सुरक्षा मसले पर बॉर्डर्स जो को सिक्योर अधिकार कीजिए। प्राप्त है केंद्र को, उसका भी तो उपयोग करें कभी। जी। वो तो कर नहीं रहे। इसीलिए मैं वही चीख चीख के कह रहे हैं सर, इसको परिभाषित कर दीजिए कि भैया सीमा के उस पार से ही टेररिज्म को आप युद्ध मानेंगे? नहीं साहब, सीमा के अंदर को भी युद्ध मानिए, करके दिखाइए। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि जिस दिन से सर यूक्रेन वाला हमला हुआ है ना, मेरे कान खड़े हैं कि भैया ये हमला तो फिर, भाई एक मिनट, यूक्रेन ने क्या किया? 4 ट्रकों को किसी तरह स्मगल करके इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस के नजदीक पार्क कर दिया। हमारे यहां तो 25 करोड़ ऐसी पार्किंग स्थल हैं हमारे देश में। 25 करोड़ पार्किंग छोड़िए सर, वो सारे के सारे ड्रोन हैं, खुदा उड़ वही वही जाएंगे। वही, वो खुद उड़ जाएंगे, सही बात है, उनको ड्रोन की जरूरत नहीं है। तो ये भगवंत मान जैसे और ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्रियों को भी समझना होगा कि भैया इसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के राष्ट्रीय सुरक्षा के निगाह से देखिए और काम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है, ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है ऑपरेशन सिंदूर का, तो हम अभी सभी सहमत हैं कि ये केवल और केवल हमारी सीमाओं के पार का मसला नहीं है, बल्कि सीमाओं के अंदर भी जो शत्रु है वो उतना ही सक्रिय है और उसको उतनी ही सक्रियता से हमें पार पाना पड़ेगा। तो आइए इसी बिंदु पर आज की चर्चा का समापन करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी को और अवनीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय प्रणाम, जय 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 श्री श्री राम। राम।